हेलो बच्चों। तो आज हम रे मॉडल ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, किरण प्रकाशिकी। और इससे पहले हमने परावर्तन देखा था। तो आज हम अपवर्तन के कुछ टॉपिक देखने वाले हैं। तो अपवर्तन, जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं, और ये बेंडिंग ऑफ लाइट की तरह भी हम इसको समझ सकते हैं कि बेंडिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ मुड़ जाती है। ठीक है, तो लाइट के मुड़ने को भी हम इसको बोल सकते हैं। और चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं सीधा। तो अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण पुंज एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके मार्ग की दिशा बदल जाती है, और इस दिशा परिवर्तन की घटना को अपवर्तन कहा जाता है। तो अब इसमें क्या क्या होता है कि पहले तो इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि क्या डेफिनेशन है ये। कि अगर हमारे पास दो माध्यम है, सपोज़ हमने एक जल ले लिया और दूसरा एयर ले लिया। सपोज़ ये एयर है और ये वाटर है। तो इस कंडीशन में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपना रास्ता बदल देती है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ आ जाएगी। ठीक है, जाना कहाँ था इसने? जाना था इस डायरेक्शन में, और घूम के इधर को आ गया। तो यही प्रकाश का अपवर्तन है। अब जब भी प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो कुछ घटनाएं होती हैं एक साथ। तो पहला हम कह सकते हैं कि जब भी, जैसे हमने यहाँ पे एनसीईआरटी का फिगर ले रखा है, ये कभी कभी डायरेक्ट एनसीईआरटी के चित्रों को ही पूछ लिया जाता है कि ये फिगर बनाइए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी का फिगर है तो उसको ढंग से देखना है। हो सकता है यही डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि अपवर्तन के लिए एक डायग्राम बनाइए, तो सीधा एनसीईआरटी का बना सकते हैं आप। प्रकाश का एक भाग पहले माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। जब हमने क्या किया, जब हमने देखा कि आपतित किरण किसी माध्यम की बाउंड्री पे पड़ रही है। ठीक है, बाउंड्री क्या है? जहाँ से माध्यम बदल रहा है। सपोज़ यहाँ पे एयर था, अब यहाँ पे जल आ गया है या ग्लास आ गया है। तो जहाँ से क्या हो रहा है, माध्यम चेंज हो रहा है, बाउंड्री हो गई। इस पे टकराता है, इस माध्यम पे टकराता है, तो इसका कुछ हिस्सा तो परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाएगा और कुछ हिस्सा इस माध्यम में चला जाएगा। ठीक है, कुछ हिस्सा इस माध्यम के अंदर चला जाएगा, कांच के अंदर चला जाएगा, और कुछ हिस्सा उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, शेष भाग दूसरे माध्यम में आता है और इसकी दिशा बदल जाती है। यह दिशा परिवर्तन माध्यमों के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है। अब कितनी मात्रा में या कितना क्या होगी, मुड़ेगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है इसके प्रकाशिक घनत्व पर। ठीक है, सपोज़ इस किरण ने ऐसे जाना था, अब ये कितना हो गई है, इधर चली गई, इतना झुक गया। ठीक है, तो ये किस पे निर्भर कर रहा है? ये माध्यमों के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर कर रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी पर। ठीक है, और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण क्या है? हम अभिलंब पढ़ चुके हैं, जो कि जिस पॉइंट पर किरण गिरती है उस पॉइंट पर हम सतह के 90 डिग्री वाला जो कोण पे एक रेखा खींचते हैं वो अभिलंब है। तो अभिलंब के साथ बनने वाला जो कोण होता है आपतित किरण का, वो आपतन कोण है। और अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण का जो क्या है, कोण है, वो अपवर्तन कोण है। ठीक है, आई और आर। और जब हम परावर्तन पढ़ते हैं तो वहाँ पे परावर्तित जो क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, उसको हम आर लिख देते हैं, पर यहाँ पे अपवर्तन को लिखेंगे। अब देखिए दोनों कोण की सीमा क्या है। दोनों कोण की सीमा 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है। ठीक है, आई भी 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, तभी अपवर्तन होगा। ठीक है,
फिर है अपवर्तन के नियम। जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे वैसे ही अपवर्तन के नियम है। अपवर्तन के नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, एक ही प्लेन में होंगे। तो इसके बारे में सिमिलर है ये, जैसे हमने परावर्तन का पढ़ा था वैसे ही अपवर्तन का हो गया। फिर स्नेल का नियम है किसी दो माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R के ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ठीक है, तो हमने देखा भी कि कुछ इस तरीके से हमारा चित्र बन रहा है। ये I है और ये R है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी ज्या यानी साइन थीटा और इसका साइन थीटा ले लूँ, मतलब साइन ले लूँ, तो ये हो जाएगा साइन I और ये हो जाएगा साइन R। तो साइन I और साइन R का जो अनुपात होता है वो हमेशा एक नियतांक होता है। नियतांक का मतलब है वो हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, कांस्टेंट, बदलेगा नहीं। पर किसके लिए कांस्टेंट होगा? किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं ले रहा हूँ एयर और ग्लास, ये दो माध्यम ले रहा हूँ। एयर से ग्लास में सपोज क्या जा रही है, ये हमारी रे जा रही है। ठीक है, किरण जा रही है। तो फिर एयर और ग्लास के लिए तो फिक्स है। ठीक है, नियत है, एन जो हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे वाटर और ग्लास ले लूँ तो अब एन इससे तो बदल जाएगा, पर वाटर एंड ग्लास के लिए, दोनों के लिए हमेशा के लिए फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट होता है केवल दो माध्यमों के पेयर के लिए होता है। ठीक है, माध्यम बदलेंगे तो कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको स्पेशली कैसे लिखा जाता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि n/1। ठीक है, तो n/1 का मतलब क्या है? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हम इसको सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, जैसे n हम यूँ लिखेंगे और सामने 2 1 लिख देंगे। ये NCERT का भी तरीका ऐसा ही है। तो सपोज़ हमारे पास एक किरण जा रही है माध्यम 1 से माध्यम 2 में। ठीक है, तो जो इसका इस पेयर का जो अपवर्तनांक लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? n/1। और n/1 क्या दर्शाएगा? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो हमेशा इसको इस तरीके से लिखा जाता है, जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है उस माध्यम के लिए डिफाइन किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे हमने n/1 लिखा, यानी प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है? 1 से 2 में जा रहा है, तो माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष। ठीक है, और इसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। n को हमने, n जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये n ये अपवर्तनांक है। ठीक है, कभी कभी इसको हम म्यू से भी दर्शाते हैं किसी बुक्स में, तो तुमको म्यू से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, पर NCERT में n से है। इसके बाद आता है इसकी डेफिनीशन। डेफिनीशन क्या है इसकी? यह अपवर्तनांक यह एक स्थिरांक है जो दो माध्यमों के युग्म पर निर्भर करता है। ये बताता है कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल पहले माध्यम की तुलना में कितनी धीमी या तेज है। ठीक है, रेशियो है, तो ये माध्यमों की चाल की तुलना बता रहा है। यह आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता, परंतु प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। ये भी ध्यान रखनी, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही है, इनसे ही ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। अब देखो, जो हमने अपवर्तनांक की बात की वो सापेक्ष अपवर्तनांक है, क्योंकि हमने दो माध्यमों के बीच में तुलना करके बताया। ठीक है, अगर उनमें से एक एयर है तो वहाँ पे हम केवल अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं, वहाँ पे सापेक्ष अपवर्तनांक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब दो माध्यमों के लिए हम बता रहे हैं, जैसे n/1 माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो हम उसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, ये होता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, जो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें क्या है कि देखिए, जो n/12 है यानी माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये रिवर्स क्या होता है? इन्वर्स होता है 1/n/1 का। ठीक है,
N12 बराबर 1/N21। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। और जहाँ पे N12 क्या है, 1 का 2 के सापेक्ष, और ये वाला है 2 का, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, दोनों पलट गए। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, N21 इंटू N12 इक्वस टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें लिख दी हैं। ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसकी मीनिंग भी अगर हम इसको डिफाइन करें कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है क्या, तो ये कुछ इस तरीके से है कि सपोज़ ये हमारा हो गया, ये माध्यम की बाउंड्री हो गई, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हो गई, ये रे आ रही है और सपोज ये इधर चली गई। ठीक है, और ये हो गया अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब हो गया। तो अगर ये इधर जा रही है, ये आई है और ये आर है, ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूँ, ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स कर दूँ, उल्टा कर दूँ, मतलब पहले किरण इधर से माध्यम 2 की तरफ जा रही थी, अब हम माध्यम 2 से 1 की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, दोनों कंडीशन में पाथ रे का सेम ही रहेगा। ठीक है, पहले इस डायरेक्शन में यहाँ से चलते हुए इधर गई थी और अब इस डायरेक्शन में जाएगी, यू में। ठीक है, पर जो रास्ता लेगी वो सेम ही लेगी, इसी रेखा के ऊपर ऊपर चली जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहते हैं कि अगर हम किसी माध्यम में किरण का पाथ रिवर्स कर दें तो भी वो सेम पाथ को ही ट्रेस करेगी, मतलब पहले वाले पाथ में ही जाएगी। जब वो माध्यम 1 से 2 में जा रही थी वो वाला रास्ता, और 2 से 1 में जाने वाला रास्ता सेम रहेगा। और उसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास 3 माध्यम है, 1, 2 और 3 माध्यमों के बीच का देखें अगर हम रिलेशन, तो N32 इक्वल्स टू N31 इंटू N12, इस तरीके से इसका साइक्लिक हम लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर आती है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी, पहले तो डेंसिटी क्या होती है, एक तो हम द्रव्यमान के सेंस में डेंसिटी को पढ़ते हैं। डेंसिटी, जो द्रव्यमान वाली डेंसिटी क्या होती है, वो मतलब हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको तो घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिक घनत्व भी इसका नाम हो सकता है, प्रकाशिक घनत्व। ठीक है, तो प्रकाशिक घनत्व भी इसका नाम हो सकता है, वैसे प्रकाशिक घनत्व ही होता है एनसीईआरटी में। फिर डेंसिटी जो हम द्रव्यमान के सेंस में पढ़ते हैं, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसका कोई फॉर्मूला तो नहीं दे रखा है, पर उसके लिए ये है कि जो प्रकाशिक घनत्व है ये बताता है कि अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम है तो हम बोलते हैं कि इसका प्रकाशिक घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, जिसका प्रकाशिक घनत्व कम होगा वहाँ पे प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। तो प्रकाशिक घनत्व भी क्या है, जो हमारा अपवर्तनांक है उसी से संबंधित है। प्रकाश का अपवर्तनांक भी, माध्यम का अपवर्तनांक भी यही बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। ठीक है, कम होगी कि या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं, देखिए, N21 इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर 1 से बड़ा है तो इसका मीनिंग है कि R इज़ लेस देन 1 I। ठीक है, जैसे हम साइन I अपॉन साइन R करते हैं ना, अगर ये 1 से बड़ा है साइन I अपॉन साइन R, तो ऑब्वियस बात है कि R जो होगा वो I से छोटा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि माध्यम 2 क्या है, डेंसर, सघन, दूसरा माध्यम सघन है। और अगर
n21 इज़ लेस देन 1 है तो हम कहते हैं कि R जो है वो ग्रेटर देन I है, यानी R इज़ ग्रेटर देन I। ठीक है, तो माध्यम 2 विरल है। ठीक, अब दोनों कंडीशन में क्या होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, क्योंकि जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये काम कैसे हो रहा है। देखो, अगर ये हो गया हमारे पास माध्यम की बाउंड्री, और ये हो गया अभिलंब। ठीक है, अगर पहला वाला जो माध्यम है वो विरल है और दूसरा माध्यम सघन है, तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है, तो कंडीशन ये होगी कि जो किरण जानी चाहिए थी वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक है, कहाँ मुड़ेगी, अभिलंब की ओर। ये I है और ये R है। अगर I इज़ ग्रेटर देन R, तो सीधे से आप देख रहे हो कि ये जो प्रकाश की किरण इधर जाना चाहिए थी, ये किधर को मुड़ गई है, इधर को मुड़ गई है, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक गई है। तो यही कहने का मतलब था कि क्या हो रहा है, अगर R इज़ लेस देन I तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और अगर R इज़ ग्रेटर देन I तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है तो किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, फिर एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि भौतिक रूप से सघन पदार्थ हमेशा प्रकाशिक रूप से सघन नहीं होंगे। जो अभी मैंने द्रव्यमान वाली बात की, जो द्रव्यमान वाला घनत्व है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं कि प्रकाशिक घनत्व भी ज़्यादा होगा। ठीक, जैसे आपके उसमें बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, एक ऑयल दे रखा है, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि वो कौन सा ऑयल दे रखा है आपकी बुक में जिसके लिए बताया गया है कि प्रकाशिक सघनता इसकी ज़्यादा है पर भौतिक घनत्व कम है। ठीक है, ये आपके लिए पॉइंट है। देखते हैं कितने बच्चे करेंगे कमेंट, जो वीडियो पूरा देखेगा वही कर पाएगा। ठीक है, फिर आता है आभासी गहराई। देखिए, जब कोई वस्तु किसी वैसे तो जल की बात होगी, किसी लिक्विड में रखी हुई है, अंदर पड़ी है, तो सपोज हम किसी पॉन्ड की बात करते हैं, किसी पॉन्ड में कोई वस्तु पड़ी है, मान लो यहाँ पे पड़ी है इसके तल पे, ठीक है, यहाँ पे वस्तु पड़ी है, तो जब इंसान ऊपर से देखता है तो ये वस्तु थोड़ी सी क्या होती है, ऐसा लगता है कि ये तल से ऊपर है। ठीक है, तो जो इसकी वास्तविक गहराई होती है उससे कम गहरी वस्तु प्रतीत होती है। तो ये जो गहराई होती है जो हमको लग रही है, जो अपवर्तन के कारण हमको ऐसा दिख रहा है, इसको हम आभासी गहराई कहते हैं। और जो वास्तविकता में होती है वो क्या होती है, वो होती है वास्तविक गहराई। तो जनरली हमको जो भी तल दिखाई देता है, जो पानी के अंदर हमको उसका क्या होता है, नीचे जो तला रहता है, वो जो तली दिखाई देती है वो हमको कम गहरी दिखाई देती है, पर वास्तविकता में पानी बहुत गहरा होता है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। पहले हम इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने देख रखा है, ये यहाँ पे इमेज भी दिख रही है, तो जो सिक्का पड़ा हुआ है, ये सिक्का जब हम अपवर्तन के बाद देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऊंचाई पे दिख रहा है। ठीक है, ऊपर को पास दिखाई देता है ये हमको अपने। जल में पड़ी वस्तु जैसे सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊपर दिखाई देते हैं। अगर मान लो H1 आभासी गहराई है, और H2 वास्तविक गहराई है, और अपवर्तनांक n है, तो n बराबर H2/H1, यानी वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ये इसका फॉर्मूला होता है। अपेरेंट डेप्थ यानी जो आभासी गहराई है, इसका जो फॉर्मूला इसमें दे रखा है, जो डायग्राम
एनसीईआरटी में दे रखा है वो ये है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, इसको आपने बनाना भी सीखना है क्योंकि इस तरीके से आ जाते हैं पेपर में। फिर आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे सवाल बनते ही बनते हैं और वैसे भी इन जनरल हमारी लाइफ में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए इसको हम देख लेते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ने से पहले हम क्रांतिक कोण देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए जब भी आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ोगे तो पहली कंडीशन और इसेंशियल कंडीशन, मतलब कि अगर ये नहीं होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो इसेंशियल कंडीशन ये है कि जो किरण है, किरण कौन सी, प्रकाश की किरण जो है वो हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, ठीक है। ये इसके लिए इसेंशियल कंडीशन है। मतलब अगर हम विरल माध्यम से सघन माध्यम की बात करें तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता, पर हम अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की बात कर रहे हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। यहाँ से हमने ये चित्र बना रखा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में हम जा रहे हैं, अगर रे कुछ इस तरीके से जा रही है कि वो अभिलंब से होती हुई जा रही है, ये अभिलंब खींचेगा ना बीच में यहाँ पे, अगर अभिलंब से होते हुए जा रही है तो वो सीधी चली जाएगी, है ना, वो सीधी चली जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें थोड़ा सा इसका एंगल बढ़ाएं, यानी हम इसका आपतन कोण बढ़ा रहे हैं, अगर हम इसका आपतन कोण बढ़ाएं तो क्या होता है, ये थोड़ा सा अभिलंब से दूर झुक जाती है, तो ये इसका आर हो गया। इसी तरीके से हम अब आई से और ज़्यादा हम आपतन कोण बढ़ाते हैं तो ये आई डैश वाला हो गया, ये आई से बड़ा है थोड़ा सा, तो जो इसका आर डैश होगा, यानी कि जो अब इसका अपवर्तन कोण होगा वो पहले वाले से ज़्यादा होगा। यानी जैसे जैसे आई इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे आर भी बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे ही बढ़ाते जाए तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि किसी एक पर्टिकुलर आई के लिए अपवर्तन कोण आर 90 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम आई को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, आर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और एक कंडीशन ऐसी आ रही है जब आर 90 हो जा रहा है। तो जब आर 90 हो गया, उस वाली कंडीशन के लिए जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण r = 90 होता है क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। तो बाकी कंडीशन तो वही है कि यदि कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और उसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे अपवर्तन कोण जिसका मान 90 है के लिए जो आपतन कोण होगा उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो रहा है। बाकी आगे की कंडीशन आप जानते हैं, सघन से विरल माध्यम। फिर क्रांतिक कोण पर किरण माध्यम की सीमा पर चलती है, अपवर्तन माध्यम में नहीं जाती। तो हो क्या रहा है कि जब इस कंडीशन में अपवर्तन हुआ तो ये सीधा इस माध्यम की ये बाउंड्री पे ही चली गई, ठीक है। ना ये इधर चली गई पहले माध्यम दूसरे वाले माध्यम में, ना ये पहले वाले माध्यम में वापस आई है, ठीक है। अब अगर हम ये तो हो गया क्रांतिक कोण की कंडीशन। अब हम क्रांतिक कोण से ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो क्रांतिक कोण है आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। अब अगर हम क्रांतिक कोण से ऊपर का क्या ले, आपतन कोण ले, यानी I > IC ले लें। अब तो क्या होगा, तो जो अपवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये किरण परावर्तित होकर अपने ही माध्यम में वापस लौट के आ जाएगी। तो यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा है तो प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इसको ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट परिघटना है, कई जगह आपको अपनी डेली लाइफ में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या है,
ये डेफिनेशन है कुछ, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हटती है। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ता है अपवर्तन कोण भी बढ़ता है। एक स्थिति पर r = 90 हो जाता है और उस समय किरण अंतरा पृष्ठ पर चली जाती है। ये वाली बात हो रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्रांतिक कोण के लिए गणितीय संबंध क्या बनता है। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम n1/n2 = n2/n1 से करेंगे ना। एक मिनट। तो हमारे पास क्या बनता है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, sin I/sin r = n2/n1 ये होता है, जो कि स्नेल का नियम होता है n2/1। तो इसके लिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, n1 sin I = n2 sin r। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर क्रांतिक कोण के लिए जो I हो जाएगा हम उसको IC लिख सकते हैं, ठीक है। आपतन कोण हमारे पास क्या हो जाता है, IC से दर्शाते हैं और इसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, I की जगह IC लिख लेंगे, R की जगह 90 लिखेंगे। तो sin IC = n2/n1 = n21, ठीक है। और अगर मैं n12 के लिए डिफाइन करूं, ठीक है, n12 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है ये बन जाता है n12 = 1/sin IC, ठीक है, 1/sin IC ये फॉर्मूला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, ठीक है। ऊर्जा की कोई क्षति नहीं होती क्योंकि प्रकाश पूरी तरीके से परावर्तित हो रहा है, ठीक। अपवर्तन कोण सदैव आपतन कोण से अधिक होता है। I = IC पर क्या होता है, प्रकाश की किरण अंतरा पृष्ठ से होकर नहीं गुजरती। जब I = IC होता है तो अंतरा पृष्ठ से होकर गुजरती है, ठीक है, मतलब ये जो बीच में बाउंड्री होती है उससे निकल जाती है। और I > IC पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक। तो ये हो गया। फिर कुछ यहाँ पे दे रखे हैं क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के हिसाब से, ये आपके NCERT में दिए गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग होते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहला तो आ जाता है प्रिज्म में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग। तो अगर हम चाहें तो प्रकाश किरण को 90 डिग्री पर अगर हम मोड़ना चाहते हैं तो हम प्रिज्म का यूज़ कर सकते हैं, और कई जगह होता भी है ये। तो 90 डिग्री पर प्रकाश को मोड़ने के लिए प्रिज्म का यूज़ होता है। फिर प्रिज्म का यूज़ हम कर सकते हैं प्रकाश को 180 डिग्री पे मोड़ने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। इसी तरीके से हम प्रिज्म का प्रयोग कर सकते हैं किसी वस्तु के प्रतिबिंब को उल्टा करने के लिए, ठीक है, उलटने के लिए। तो ये हो जाएगा। या फिर हम सीधे कह सकते हैं कि ये जो हमारी किरणें हैं उनकी दिशा उलट रहे हैं हम, ठीक है, इमेज इन्वर्जन कर रहे हैं। प्रिज्म के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी हम 45 डिग्री पर कोण को पूर्णतः परावर्तित कर सकेंगे, ठीक है। तो ये भी एक विशेष कंडीशन है, इसको ध्यान रखना है। फिर एक और इसका यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, प्रकाशिक तंतु। तो ये क्या होते हैं, विशेष प्रकार के एक केबल होते हैं, तार होते हैं, ठीक है, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, सिग्नल भेजने के लिए करते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, होता तो बहुत सारी जगह है, पर इसका एक बहुत बड़ा यूज़ होता है इंटरनेट में, ठीक है, या जो हमारी कनेक्टिविटी है उसमें। तो क्या होता है, सिग्नल क्या चीज़ है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जगह तक हमको
क्या भेजने, इन्फॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है। और वो सिग्नल्स की फॉर्म में जाते हैं, जैसे हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, 1 या 0 के उसमें जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जब हम तारों में भेजते हैं, जैसे तांबे के तार में अगर हमको कोई सिग्नल भेजना है तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, ना, पल्सेस भेजते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी की पल्स गई तो हम बोलते हैं कि ये 1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम सिग्नल बनाते हैं। तो जो तांबे के तार है उसमें इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का यूज़ करेंगे हम सिग्नल भेजने के लिए। पर जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें हम लाइट का यूज़ करते हैं, लाइट का प्रयोग करते हैं अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। मतलब जो सिग्नल होगा वो लाइट की फॉर्म में ही जाएगा, लाइट का यूज़ करके हम अपना सिग्नल भेजेंगे। तो इसमें कैसे जाता है, अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ये लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा है, तो आपके सिग्नल भी सबसे तेज़ जाएंगे। तो अगर आप इंटरनेट इन केबल की मदद से चला रहे हैं तो वो तेज़ चलेगा। तो पूरी अर्थ में ये तार बिछे हुए हैं, समुद्र के अंदर भी बिछे हुए हैं और हमारे आसपास रोड्स में भी बिछे हुए हैं, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। अब ये तार क्या होते हैं, एक बार फिर से देखते हैं डेफिनीशन। प्रकाशिक तंतु वे सूक्ष्म तंतु हैं जिनमें प्रकाश संकेत को बहुत लंबी दूरी तक संचारित किया जाता है, और इसका सिद्धांत भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, ठीक है। अभी किस तरीके से बने होते हैं, ये जो तार होता है इसमें जो सेंटर का मटेरियल होता है, इसमें 2 प्रकार के अपवर्तनांक के पदार्थ होते हैं, ठीक। एक अंदर का मटेरियल है और एक इसके बाहर का, ठीक है। जैसे ये तार बने हुए हैं ना, ये तार होगा, तो इसमें एक अंदर मटेरियल होगा, एक बाहर का मटेरियल होगा, पूरे उसमें सर्कुलर फॉर्म में। तो जो बीच का मटेरियल होता है वो सघन होता है, इसका जो एन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक, अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। और इसका बाहर वाले का अपवर्तनांक जो होगा वो कम होगा। तो जो प्रकाश होता है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, और इस तरीके से प्रकाश उसके तार के अंदर ही रहता है, एक विशेष एंगल पे इसको भेजा जाता है। कार्यविधि, जब प्रकाश किसी उपयुक्त कोण पर कोर में प्रवेश करता है तो वह तंतु की लंबाई के साथ बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता हुआ दूसरे सिरे तक पहुंचता है। इस प्रकार प्रकाश संकेत बिना हानि के लंबी दूरी तक संचारित होते हैं। तो इसके उपयोग कहाँ कहाँ हो रहे हैं प्रकाशिक तंतु के, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीविज़न, इन सब के संकेतों को भेजने के लिए, सिग्नल्स को भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक। विद्युत संकेतों को प्रकाश में परिवर्तित करके फाइबर के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। जब तक हमारे फ़ोन में है, फ़ोन के अंदर है सिग्नल, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम में है, ठीक है। फिर वो टावर तक जाएंगे, यानी फ़ोन से डायरेक्ट हमारे पास टावर पे जाएंगे, तो टावर पे क्या हो जाता है, फिर वो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जाएंगे। फिर वहाँ से हम इन ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते हैं बहुत लंबी लंबी दूरी कवर करने के लिए, तो सिग्नल लॉस नहीं होता। चिकित्सा में कई प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है। सामान्य भाषा में हम दूरबीन बोल देते हैं कि दूरबीन की मदद से ऑपरेशन, दूरबीन की मदद से जांच। तो क्या है वो, उसमें से एक इक्विपमेंट है जिसको हम एंडोस्कोप बोलते हैं। एंडोस्कोपी करा दिया हमने, लोग ऐसा बोलते हैं। एंडोस्कोप होता है, इसमें क्या करते हैं, शरीर के अंदरूनी भाग में को अगर देखना है तो हम एंडोस्कोप की मदद से कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर का बना हुआ आगे का हिस्सा होता है, शरीर के किसी अंग में डाला जाएगा। जैसे कान के अंदर डालना चाहते हैं कैमरा, हम पेट के अंदर यहाँ पे डालना चाहते हैं, गले को देखना चाह रहे हैं अंदर से, ठीक है। तो एंडोस्कोपी जनरली अगर हम पेट के लिए बात करें तो मुंह से जब हम कैमरे को डालते हैं, तो ऐसे उपकरणों में भी ये ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हो रहा है, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर कहें या फिर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज़ करके ही ये बनते हैं, ठीक है। ये वाले तार बनते हैं। फिर है इंडस्ट्रियल, यानी कि कारखानों में कभी कभी मशीनों या इंजनों के अंदरूनी हिस्सों का निरीक्षण करने के लिए हमको फाइबर स्कोप चाहिए रहता है। जो बहुत छोटे से कैमरे होते हैं वो अंदर तक जाते हैं और हम उससे देख सकते हैं कि क्या दिक्कत है, ठीक है। तो कैमरे किसकी मदद से बने रहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर की मदद से, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स की विशेषताएं क्या हैं, उच्च गुणवत्ता वाले कांच या क्वार्ट्ज तंतुओं से निर्मित होता है। संकेतों
की तीव्रता में अत्यंत कम हानि होती है, यानी सिग्नल लॉस बिल्कुल कम होता है। विद्युत चुम्बकीय व्यवधान भी नहीं होता, क्योंकि ये तो लाइट है, तो लाइट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें इतना ज़्यादा विद्युत चुम्बकीय व्यवधान की दिक्कत नहीं होती है। फिर ये वायर क्या होते हैं, वायर हैं तो यूज़ करना आसान है। 1 किलोमीटर की लंबाई में लगभग 95% प्रसारण हो जाता है, ठीक है, 5% लॉस हो जाता है। फिर निर्माण में आवश्यकता, तंतु के भीतर प्रकाश का अवशोषण न्यूनतम होना चाहिए। अंदर का मटेरियल अवशोषण ना करे, एब्जॉर्प्शन ना करे, केवल अपवर्तित करके ट्रांसमिट कर दे। इस हेतु क्वार्ट्ज या उच्च शुद्धता वाले कांच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो कांच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाए। तंतु की सतह अत्यंत चिकनी समान होनी चाहिए ताकि परावर्तन बिना बिखराव के हो। व्यवहार, लाइट पाथ, तंतु के भीतर प्रकाश सतहों से टकराकर क्रमिक रूप से पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, ठीक है। बार बार इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तब ये जाता है। प्रकाश का यह पथ प्रकाशीय मार्ग कहलाता है, लाइट पाथ, ठीक है। यदि तंतु ऊपर से जुड़ा हो तो प्रकाश ऊपरी सिरे से निकलता है और नीचे से जुड़ा हो तो नीचे के, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे ये आज का चैप्टर हो चुका है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। आपको इसको स्पेशल फार्मूला शीट बनाने के लिए नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस कराएंगे इन्हीं फार्मूला पे बेस्ड भी। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी तब हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।